आप देख रहे हैं आवाम की आवाज हमजा साजिद राना के साथ। हमजा कौन है? वो लोग कहते थे बटन बंद करो, मैं कहता था पहले आप अपना करो। तो उन्होंने मारा भी। शाही किले जाके बैठता था, दरबारों पे जाता था, वहां पे कुछ साईं लोग, फकीर टाइप लोग, उनके साथ बैठ जाता था। पहला बिजनेस कितने पैसों से, किस जगह पर और कैसे शुरू किया? मैं बाहर निकला, मैंने कहा जी 100 जोड़ियां 100 दो, ठीक है। कि मैं मारनी कितनी मुश्किल है? खुदकुशी करना आसान है, मैं मारनी मुश्किल। इस बेइज्जती में क्या सीखा? माँ बाप सच कहते हैं। जब आप प्रोग्राम भी करते थे, रोड शोज भी अपने, उसमें भी तो आप लोगों से लड़ पड़ते थे यार। क्या ये सिर्फ व्यूज लेने का चक्कर नहीं? आपको पता होगा कि आई गिव माई ब्लड एंड सोल एंड फ्लैश फॉर दिस जॉब। मैं 3 फुट पानी से डरता हूँ, मैं 2.5 लाख क्यूसेक में उतरा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई पैशन। ये जो रावी से इश्क है ना, मैंने उस पर रावी पे कविता भी लिख दी। रावी, मैं जानता हूँ तू मस्कने तहजीब है, पर शायद ये मुआशरा ही बेतरतीब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू व्यूअर्स। आज माइंड इंजीनियरली साइलेंट स्टोरीज के साथ स्वैपिंग ऑफ द चेयर में मौजूद है, यानी कि जो खामोश कहानियां हैं। आज मैंने सोचा कि हम हमजा की कहानी को डिस्कस करें। हमजा से बातें मार रहा था, गप्पे शप्पे मार रहा था हमारे साथ, बड़ा मजा आया मुझे इसकी गप्पे सुन के। मैं कहा यार ये गप्पे थोड़ी आप तक भी पहुंचे कि एक आम लड़का आज माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। इसने रोड शोज किए हैं, बड़ा कुछ किया है। खैर डिटेल में हम जाएंगे। तो हमजा से पहले मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने यूं किया एक्शन। नहीं नहीं नहीं। अब मैं हमजा कौन है? हमजा बड़ा एक नॉर्मल सा बंदा है और बड़ा चिल मिजाज का। आपको तो पता ही है, ताड़े नाल तो एक मेरी बड़ी शनासाई है सर। बात का चुनाव गौर से करें आप। हाँ, शनासाई को बुरी चीज नहीं होती। नहीं। अगर आप देखें, मतलब जिंदगी तो इस तरह गुजर ही गई। आज 32 साल 33 साल उम्र हो गई, लेकिन पता नहीं लगा वक्त इतनी जल्दी कैसे गुजरा। लेकिन ये है कि स्टार्टअप फ्रॉम चाइल्डहुड से ही बात करते। हमजा है कौन? मेरा सवाल फिर वही है, अगर आपने किसी को तारुफ कराना हो, यार ये हमजा है, कैसे कराओगे? अ कलरफुल मैन, ठीक है, लेकिन शरीफ। ओ लेकिन शरीफ। अब हम शराफत पे तो मजीद आगे नहीं बात करेंगे, लेकिन इज दिस ऑल हमजा इज अबाउट? हाँ, मैं बहुत रंगीन मिजाज हूँ। और रंगीन मिजाजी को लोग ना वुमनाइजर समझ लेते हैं, वैसा नहीं। ओके। मेरी रंगीन मिजाजी हर चीज में। बचपन कहाँ गुजरा? बचपन इस्लामपुरा कृष्ण नगर। स्कूल एक पहले लाहौर मॉडल स्कूल था संत नगर के एरिया में, लेकिन ये है कि फिर मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था साइंस और कंप्यूटर में, पता नहीं था, उसी से पाला पड़ जाना इन चीजों से। लेकिन फिर मैं आर्ट्स में चला गया, अकेडमी से अपना मैट्रिक किया बड़ी मुश्किल से। जब मैंने मैट्रिक किया तो मेरे अलावा मोहल्लेदारों को भी खुशी थी कि ये पास हो गया। पप्पू पास हो गया। हाँ, मतलब मेरे दोस्त के नंबर 800 आए, लेकिन उसकी अम्मी की कॉल मेरी अम्मी को आई, कितने आए? अम्मी कहती 560, कहती चलो शुक्र है पास हो गया। तो हमारे वाले साहब ने कहा हमारे से कभी पोजीशन की तो डिमांड ही नहीं की। कहते बेटा आप बस रन आउट नहीं होना। आखिरी मौके पर आपने बैट ड्रैग कर दिया। बस ड्रैग कर देना। सिविल लाइंस। हाँ जी, बस ये था कि बचपन भी इस तरह उथल पुथल का शिकार था बहुत। मैं दादी का बड़ा अपनी लाडला था। उसमें आपको पता वालदाओं का एक होता है शिकवा, जी मेरा पुत्र बिगड़ जाएगा तुसी, लेकिन दादी से बहुत लाड, मुंडा बिगड़ा जाए। हाँ जी, लेकिन वाले साहब कहते थे तू की करना है, पढ़ा के पढ़ लाएगा, कोई मसला नहीं। वाले साहब को शायद उन्होंने फोर्स ही कर लिया था कि पढ़ लेगा, लेकिन माओ की जो फिक्र होती है वो फितरी होती। खैर सिविल लाइंस में चले गए, जिंदगी का नया आगाज। बाय द वे सिविल लाइन जाते पहला काम ये किया कि एक गली में छुप के सिगरेट पिया। होता सिंह रोड के सामने गली थी, ऐसे पतली सी। कौन से सिंह? होता सिंह रोड। अच्छा, मैं सोच में आप होता सिंह में चले गए थे, लेकिन ये होता सिंह है। तो बड़ी पतली सी गली थी, बारीक सी। उधर खड़े होके इधर देखा तो दोनों तरफ दीवार ही थी। चलो यहाँ पे एक सिगरेट लगाया जा सकता। पहला सिगरेट तो वो सिगरेट लगाया। फिर मैं कहा इतना बच जाएगा चीज को लोग इतने शौक से क्यों पीते। खैर उसे उधर ही बुझाया। उसके बाद खैर एक लंबा सफर, रोजाना पैदल जाना सिविल लाइन। तो सिविल लाइन तो जाना तो शनासाई हो गई शाही महल्ले से, तो टकसाली गेट जाना शुरू कर दिया। लेकिन रंगीन मिजाज है। नहीं, मैंने कहा यहाँ के लोग देखे कैसे हैं। तो पहले दोस्त के साथ गया, उसने कहा चलो, ये बात है 2009 की, वहां की अभी रंगीनियां कुछ कुमकुमे बाकी थे। तो हमने कहा इनकी हलावट और जलावट दोनों देख लेते। ये है लाइफ की अंदरून वाले की सीधी सीधी कहानी, स्ट्रेट टॉक। ये खामोश कहानी नहीं है, ये बोलती कहानी है जिसकी चारों पंजे और पैर सब कड़ाई में है। हाँ, खैर उधर पहुंचे, उनसे गुफ्तगू हुई। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम टिब्बी सिटी गली में गए तो कहती काका सारी जानकारी लेके जानी। मैं कहा नहीं जी ऐसी बात नहीं है। मैं तो खैर उधर बैठा उन लोगों से थोड़ा सा पूछा। आपकी बेगम भी सुन रही है? कोई मसला नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं मेरी ये जिंदगी सबको पता है। आई एम ओपन टू ऑल, कोई फर्क नहीं पड़ता। नो रिग्रेट्स, जिंदगी में पछतावे नहीं पाले।
सिविल लाइंस में पंगे किए थे? हाँ, स्टूडेंट यूनियन थी वहां पे एक, तो वो लोग कहते थे बटन बंद करो, मैं कहता था पहले आप अपना करो क्योंकि मैं तो उनसे सीख रहा था ना। लेकिन वो जो बागियाना रविश थी उसने बड़ा नुकसान भी किया, उन्होंने मारा भी, बहुत मारा। और मतलब लिटरली मारा? हाँ, लिटरली मारा। मतलब मैं फीस जमा करा रहा था तो वो आए, उन्होंने कहा हमने करानी, तो मैं कहा हम पागल के बच्चे हैं, हम आधे घंटे से खड़े। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने बताया कि आप कौन है तो उन्होंने फिर मारा। खैर मैं हमेशा मार में अपना मुंह बचाता था क्योंकि असर तो आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं ठीक है, तो आखिर स्क्रीन पे भी तो आना था इस वक्त पे। खैर टू कट द मैटर शॉर्ट, हमने फिर उन्हें मारा। मंदिर के पीछे था वो दही वाली दुकान थी, उधर मारा उन्हें, एक लड़के का सर फाड़ दिया। फिर 10 दिन मैं दोस्त के घर जाता रहा क्योंकि स्कूल कॉलेज तो जाना था। खैर टू कट द मैटर शॉर्ट, क्योंकि ये मैटर बहुत लंबे है, पहली बार हुआ कि मेरी पढ़ाई बगैर मेहनत के मैं पास हो गया, C ग्रेड ले। तो फिर मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा हो गया। खैर वाले साहब ने कहा कि, और मजे का एक वाकया सुनाऊं आपको बीच में कंप्यूटर साइंस रखा था, खुशी खुशी में प्रैक्टिकल ही देना भूल गया इतनी खुशी हुई कि प्रैक्टिकल ही नहीं दिया और वो पास भी हो गया। हाँ, वो मैं बताता हूँ कैसे। तो वो वाले साहब को पता लगा कैसे आगे कीता। खैर एक दोस्त के रेफरेंस से वो प्रैक्टिकल जिस बंदे को दिया था, उनका नाम अतर साहब था, बहुत अच्छे इंसान है, मैं आज भी उनको अपनी गुड बुक्स में। उन्होंने कहा यार अब रिजल्ट बस एक दिन है जमा कराने में, फिर भी आप आ जाए। खैर उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में हमें बुलाया जिधर भी एग्जामिनेशन सेंटर था, उन्होंने मुझसे कुछ चीजें पूछी, वो खैर प्रैक्टिकल हो गया। लेकिन उस बात में मुझे बहुत गालियां पड़ी घर से कि भाई तू प्रैक्टिकल ही भूल गया। मैं कहा जी मैं खुशी इतना था कि मैंने पेपर दे लिया तो मैं पास तो हो ही जाऊंगा। खैर उसके बाद मैंने कहा जी चले मैं अब ग्रेजुएशन कर लेता हूँ। तो मैं इससे पहले जो आप ये पंगे करते रहे थे, देखो हमारे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स जब स्टूडेंट एज में थे, मैं भी स्टूडेंट एज में रहा हूँ, जाहिर है ये सारे पंगे, ये मार खाना खिलाना, इन रिट्रोस्पेक्ट व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड हैव यू डन, वाज इट ओके? नहीं, इट इज नॉट ओके। बिल्कुल एक जहालत का कॉन्सेप्ट था, और ये लड़ाइयां करना और ये पुठी सीधी हरकतें करना। हाँ अलबत्ता मैं ये कहता हूँ कि मैंने अंदरून शहर सारे को, मतलब बाय वॉक, मतलब पैदल चलता था, बैग पहना होता था उसमें जरूरियाती जिंदगी की चीजें, और मैं फिर घूमता था। मैं शाही किले जाके बैठता था 1-1 घंटा 2-2 घंटे। तो NCA के जो स्टूडेंट्स बैठे स्केचिंग कर रहे होते थे उनके साथ बैठ जाता था। फिर दरबारों पे जाता था, वहां पे कुछ साईं लोग, फकीर टाइप लोग, उनके साथ बैठ जाता था। सीखा क्या? देखिए मैंने एक चीज सीखी कि इंसान को हमेशा ना, जो मैंने जमाने से सीखा, आजिज इंसान के ना दुख बहुत कम होते हैं। एंड हाउ डू यू डिफाइन आजिज? आजिज मतलब जिसके अंदर ये ना हो कि यार जजमेंटल ना हो, पहली चीज। ठीक है, मैं हूं, आज भी हूं, लेकिन बहुत कम हो गया। पहले ये था कि मैं पहली बात ही करता था ये फलाना बंदा खराब है, फलाना बंदा खराब। कुछ हमारी फील्ड मीडिया में तो आपको पता है ये चीज बहुत कॉमन है। लेकिन आजिज़ी सीखी। फिर एक और चीज सीखी कि मूड को किस तरह जज करना है। मैं जाता होता था अलहमरा आर्ट काउंसिल, ऐसे ही जाके बैठ जाना, तो वहां पे क्लास देते थे कोई सर ना, ओपन एयर। वो कहते थे आपने लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अब कोई बंदा जा रहा है, झुंझला के जा रहा है, तो इसकी क्या वजूहत है, उसे क्या कहेंगे? आप कहेंगे पर्सनैलिटी रीडिंग। तो वो सीखी, वो इतनी ज्यादा सीख ली कि उसने मुझे मीडिया में बहुत हेल्प किया, पर्सनैलिटी रीडिंग ने। क्योंकि मैं रोड शो करता था तो मुझे पता लगता था कि इस बंदे का मिजाज क्या है, इससे मुझे चंक मिल सकता है, इससे मुझे वो वाली चीजें मिल सकती हैं जो मैं चाहता हूं। इसमें ना हम थोड़ा सा तड़का लगाते हैं माइंड इंजीनियरिंग का। जो चीज जहां पर हमजा आपको बता रहा है ना, ये शायद हमजा को खुद भी नहीं पता ये आपको क्या बता रहा है। ये है इसकी मेंटल हेल्थ ग्रूमिंग हो रही थी। कैसे भला? कैसे? वेरी गुड। देखो ये सारी चीजें आप आज मुझे पैसे देके सीख रहे होते हैं, राइट? ये आपको फ्री में वहां पर सीखने को मिल रही थी। मैं भाई जब यहाँ एक बात कहूँ, मैं मानता हूँ इस बात पे कि ये यूनियंस और ये वो बिल्कुल तलबा को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ों में नहीं होना चाहिए। मैं एक दिन, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं ये मीनार पाकिस्तान की तरफ जाए ना, जब वो ब्रिज ऊपर चढ़ता है, जब आप कृष्ण नगर वाले से निकलते हैं ना रोड से बाहर, तो आगे जाकर पता सड़क पे जाला लगा हुआ है, जंगला है सेंटर में। तो मैं जा रहा था तो वो जंगले के वहां से गाड़ी निकली और उसने आगे यूं मेरी गाड़ी को तकरीबन मारा है। मैंने उसे रख के ना हॉर्न मारा। अब जंगले में मैं आगे गाड़ी तो नहीं लेके जा सकता था, जंगले में तो नहीं मारनी गाड़ी। तो खैर उसको मेरा वो हॉर्न मारना बुरा लगा और उसने आगे मेरी गाड़ी के आगे ब्रेक मार दी। अब मैंने यार लड़ाई नहीं करनी है, अवॉइड करना है, मैंने गाड़ी को यूं किया, मेरी थी टर्बो गाड़ी, जूम करके निकाली है उसको, उसकी थी बड़ी गाड़ी, उसको बड़ा गुस्सा चढ़ा, ये 660 सीसी वाला मुझे यूं करके निकल गया।
उसने मेरे पीछे गाड़ी लगा दी। अब मैं अपनी तरफ से उसको अवॉइड कर रहा हूँ कि इट्स नॉट वर्थ माई टाइम, राइट, ठीक है। पर वो, ये हमारा मिजाज बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जहां हम फंसते हैं जाके। खैर वो जैसे ही मैं ब्रिज के ऊपर चढ़े, मुझे अंदाजा हो गया था कि इसने बदतमीजी करनी है, क्योंकि वो अंदर से ना काफी ज्यादा कर रहा था। तो मैंने वो देखा, एक पुलिस वाला ना साइकिल पे आ रहा था। मैंने जाके उस पुलिस वाले के साइकिल के ऊपर गाड़ी रोक दी, मुझे पता था ये जब टर्न पे आऊंगा तो मैं अवॉइड नहीं कर सकता इसको। अब ये हाजिर दिमागी भी है ऑन द टाइम, ऑब्वियसली। वो उन्होंने गाड़ी से निकले, 2 डंडे पकड़े हुए, एक ने वो मौजर निकालने लगा था, उसने देख लिया कि पुलिस वाला खड़ा, उसने अंदर डाल लिया, उसने निकाला, ठीक है। मौजर था या जो भी था, कोई पिस्टल था उसके पास। तो खैर वो निकल के आ गया ना, मेरे बोनट पे मारा, शीशे पे मारा कि जी बाहर निकल, हम तो ये छोड़ेंगे नहीं। मैंने शीशे बंद करके आराम से स्कूल से बैठा, बोलते रहो। तो उनमें से एक कहता है, ये उस पुलिस वालों को ठंडा कर रहा था कि यार क्या हो गया, नहीं इसने हमें हॉर्न कैसे मारा है, इसने मारा तो हॉर्न मारा कैसे। अच्छा वो लड़के थे, मतलब होंगे 35, 36, 37 साल के, 40 तक होंगे। कहता ये गाड़ी में ना 2 हाफिज बैठे हुए, ये हिफ्ज कर रहे हैं बच्चे, इनके तुफैल तुझे माफ कर रहे हैं। क्या बात। मैंने कहा दिल में, मैंने कहा यार तुम बच्चों को हाफिज बना रहे हो और अपनी हरकतें देखो क्या कर रहे हो, राइट। तो खैर वो पुलिस वाला मुझे कहता आपने अभी जाना नहीं है, इनको जाने दें। जब वो घूम के राउंड लेके, अच्छा एक राउंड उन्होंने और लिया, पुलिस वाला कहता मुझे पता था ये वापस आएंगे। जब वो दूसरी सड़क पे उतर गया ना, मुझे कहता अब आप निकल जाए, ठीक ना। इस सारे में लर्निंग क्या थी, मैं चाहता अगर मैं बाहर निकलता तो जाहिर हाथापाई तो हो ही जानी थी, डेफिनेट लड़ाई झगड़ा होना था, 2 उन्होंने मारी तो शायद एक मैं भी मार ही रहता है, डेफिनेट, राइट। लेकिन अक्लमंदी जो है ना, वो मामले को, सिचुएशन को हैंडल करने में, ठीक है। ये भी हमें हज़रत खालिद बिन वलीद की एग्जांपल से मिलती है। जब सहाबा ने कहा कि ये वापस आ गए तो ये पर डर गए, लेकिन वो हज़रत खालिद बिन वलीद को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह करार दिया, यार ये अक्लमंदी थी, राइट। सो हमसे जब उस वक्त वो लड़ाई झगड़े होते थे, उस वक्त माइंड में ये जो कुछ आपकी ये ट्रेनिंग हो रही थी आपकी, ठीक है, उस सिचुएशन को भी हैंडल किया। मार खा के आज आप कह रहे हो कि नहीं खानी चाहिए, उस वक्त शायद आप कहते हैं कि नहीं यार ऐसी की तैसी। हमने, मैं यूटी से पढ़ा, हमने यूटी में मेरे सामने, ठीक है, एक जमात ने दूसरी जमात के बंदे को यहाँ रख के धड़ गोलियां मारी, और हम क्रॉलिंग करते हुए, उस जमाने में चौकी होती थी यूटी के अंदर, अच्छा। पुलिस की चौकी बनी हुई थी अंदर बकायदा, उसमें पूरी नफरी बैठती थी। हम क्रॉल करते हुए वहाँ संताल से पढ़े थे, तो क्रॉलिंग तो हमें वहाँ सजा में मिलती थी। क्रॉल करते हुए हम अंदर पहुंचे तो अंदर पुलिस वाले कोई नहीं, सारे गायब। बाहर फायरिंग हो रही है, सारे गायब, ठीक है। सो ये सारे पार्ट ऑफ लर्निंग है, राइट। So, अगर आपको मैं ये पूछूं हमजा कि इस वक्त तक की जिंदगी में हाउ डू यू थिंक, आज अगर आप सोचो कि आपकी मेंटल ग्रूमिंग क्या अच्छी हो रही थी या बुरी हो रही थी? क्या वालिद साहब का बेफिक्र रहना आपके लिए बेहतर था, वालिदा का परेशान होना बेहतर था, या अगर वालिद साहब सख्त होते तो हमजा शायद बेहतर होता? नहीं, वालिद साहब सख्ती करते थे, लेकिन वो एक हद तक करते थे। वो कहते थे, मेरे वालिद साहब ने आज तक ही डिडंट इम्पोज एनीथिंग ऑन मी, इवन इन सिलेक्शन ऑफ माई प्रोफेशन। लोग कहते तेरा अब्बा डॉक्टर है, तू नहीं डॉक्टर, या जी डॉक्टर साहब तुम्हारे बच्चे तो कोई डॉक्टर नहीं बने। मैंने कहा दिस इज नॉट अ परचून शॉप कि जिसमें कोई जाके बैठ जाएगा। ये बड़ा एक सीरियस किस्म का प्रोफेशन है, इसको अगर लेना है तो इसको पूरी इसकी जिम्मेदारी, लायबिलिटी मेरे ऊपर है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर मैंने, मेरे वालिद साहब ने मुझ पे की सख्तियां, लेकिन एक हद तक उन्हें पता था ये खलंडरे मिजाज का। वो मुझे अक्सर कहते थे, बेटा आप जमाने से ही सीखोगे, मुझसे तो आपने सीखना कोई नहीं, लेकिन बेटा जमाने का सिखाया हुआ बहुत तल्ख होता है। वो आज भी ये कहते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने सीखा भी। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो बगावत का आंसर है ना इंसान में, वो इंसान को कहीं कहीं फायदा भी दे जाता है। फायदा इस तरह दे जाता है कि जब मैं फेलियर्स की तरफ गया, मैं बहुत फेल हुआ, मुझे तो याद भी नहीं मैं कितनी बार फेल हुआ, ठीक है। मेरी 9th में भी सप्ली थी मेरी, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में 2 दफा सप्ली है, फिर उसके बाद मेरी LLB पार्ट 3 मैंने खुद छोड़ दिया। तो सप्ली सप्ली सप्ली, जॉली LLB नहीं, जॉली LLB था वो मेरे लिए। मैं कायद लॉ कॉलेज से पढ़ता था, तो मुझे याद है क्लास में मैं ज्यादा टाइम ये होता था पीछे, मैं हाँ तैयारी सिर्फ करता था लास्ट डेज में, ऑनर्स अब्बास के नोट्स लेके बैठ के वो प्रेसिडेंट्स, सब सेक्शंस को रट्टे मारी जाने। लेकिन उसके दरमियान जो मैंने ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने पढ़ाई छोड़ी, तो ये हुआ कि मैं फिर मेरे वालिद साहब ने को मैंने कहा जी मैंने बिजनेस करना, मैं नहीं पढ़ना आगे। सप्ली आ गई, मैं कहा ओके, इफ यू वांट टू डू बिजनेस स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। अच्छा मुझे इसमें हमजा थोड़ा सा ना, कल आप कुछ उस दिन मुझे बात कर रहे थे, आप बड़े जबरदस्त किस्से सुना रहे थे अपने। बिजनेस जो आपने शुरू किया, वो पहला बिजनेस कितने पैसों से, किस जगह पर और कैसे शुरू किया? पहला बिजनेस क्या था, मुझे उन्होंने एक शाह आलम में, उनके कुछ जानने वाले थे, उनके साथ उन्होंने भेज दिया। उन्होंने कहा जी तुम शाह आलमी जाओ, तो पहले सेल्स में नहीं करो, ताकि तुम्हें पता लगे कि किस तरह आवाज लगाई जाती है, किस तरह चीज आती है, किस तरह जोड़ियां बनती हैं, किस तरह वो गिने जाते हैं, कितने दर्जन जोड़ियां तो आसमानों में बनती,
जोड़ियां जमीनों पे ऐसी ऐसी बनती मैं आपको बता नहीं सकता। कई जोड़ियां हमने टूटती देखी लारस में दौड़ते हुए। खैर वापस शाह आलम आए थे, थोड़ा सा दूर है लारस। अच्छा बात यहाँ पे आ जाती है। खैर शाह आलम में मैं चला गया तो उन्होंने शाह आलम जिसको ये कह रहा है वो शालमी मार्केट है यार व्यूअर्स, शाह आलम इतनी इज्जत दे रहा है मार्केट में भाई। शालमी मार्केट ठीक है, एशियाज बिगेस्ट मार्केट रिटेल की। खैर उधर चला गया, उन्होंने कहा जी वाले साहब के एक दोस्त है, उन्होंने अपने भाइयों की दुकान में मुझे रखवा दिया, तुमने बुराइयां करनी है, तुमने सारा हिसाब किताब लिखना है और तुमने ये जितने भी परफ्यूम आते हैं और कॉस्मेटिक्स की चीजें। मैं पढ़ा लिखा मुंडा है। मैं कहा ओके जी। अच्छा अब मैं वहां पे थोड़ा जरा मेरा थोड़ा सा मिजाज ऐसा कि मैं थोड़ा सख्त गिर हूं, मैं चीजों को ना ज्यादा सीरियस लेके चलता हूँ। तो वो मुझे तरीके से उनके भाई कहते थे यार चला ही जाए, ठीक है। उन्होंने मुझसे वो काम भी करवाए जो कि नहीं थे। जा भाई जाके गोदाम तो ना परफ्यूम चौक के लिया, ठीक है। अब मैं उनके नौकर के साथ जाना और वो गिनने भी कितने दर्जन आए, शैलस के कितने आए, फॉक के कितने आए, फायर के कितने आए, सारे गिन के लाने। अच्छा अब वो कई बार एक दो दफा इंसान गलती हुई थी तो फिर बेइज्जती भी होनी, अब वो ह्यूमिलेशन फील होनी। अब वापसी पे ये होना, वाले साहब को घर जाने की जल्दी होती थी, ठीक है, वो क्लिनिक पे होते थे, मैं उनके साथ वापस जाता था, आता उन्हीं के साथ था। तो वहां से चिंची में बैठता था या पैदल शालमी चला जाता था, फिर शालमी में सारा काम करके पैदल वापस आता था। और उन्होंने मुझे अस्थमा शदीद था, लेकिन वो मिट्टी का टका खाना मुझे मंजूर था, पढ़ाई करना मंजूर नहीं था कि जी पढ़ाई बहुत मुश्किल है, ये ठीक है बिजनेस। खैर एक दो बोर्ड मीटिंग में बैठे, उन्होंने कहा यार अच्छा आप ना मेरे भाइयों की दुकानों पर मिसफिट हो, आप ना ऐसा करो आपको मैं ले जाता हूँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बट सेंटर के साथ है आर्टिफिशियल ज्वेलरी। खैर वहां पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी की एक दुकान पर रख दिया। उन्होंने पहले दिन कहा जी आपने आवाजें लगानी है। चाहे मेरे लिए ये तबाह कौन था कि मैं आवाज निकालूंगा, मैं कहना मैं तो नहीं आवाज लगाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं आवाज लगानी पड़ेगी। खैर फिर मैंने बड़ी हिम्मत जुटी, मैं कहा यार वो लड़का मुझे कहता तुम तो ग्रेजुएशन मतलब छोड़ के आए हो, वो जो मेरे साथ थे वो को PHA में माली था, कोई कुछ था कोई कुछ था। खैर मैं बाहर निकला, मैंने कहा जी सऊदी जोड़ियां सऊदियां दो, ठीक है, सऊदी जोड़ियां सऊदियां दो, सहेलियां जो जलाने वाला डिजाइन आ गया सऊदियां दो। अब मैं शुरू हो गया ये करना। खैर बहुत मुश्किल था, मतलब मेरे लिए ये मुश्किल मैं है। मारनी कितनी मुश्किल है? डिपेंड्स ऑन योर माइंड, ऑफ कोर्स, बट हम बहुत मुश्किल। ऐसे आप समझ लें अपने आप खुदकुशी करना आसान है, मैं मारनी मुश्किल। मैं मारी ना, हाँ मैं मारी बहुत बहुत ज्यादा। उन्होंने फिर भी नहीं लगा दिल किया कि चलो वापस पढ़ाई पे चलो? नहीं, मैंने कहा नहीं यही करना। अच्छा खैर मैं करता रहा 6 महीने का ये स्पैन था। मैंने वाल साहब कहते यार पेपर दे ला की है, इंग्लिश का पेपर ही है। वो मुझे यहाँ पे एक बड़े मेरे मौसिन है अमजद वान साहब, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, उनकी एकेडमी है आसानदे में, उधर लेगा मुझे। अच्छा उनके बारे में मशहूर है कि किसी का BA BSc MA MSc ना हो रहा हो ना तो वो बंदा करवा देता। अब अल्लाह की करनी थी, उनके पास गए उन्हें बड़ी इज्जत दी। वो मुझे बाकायदा कहते थे राना साहब आप सोफे पे बैठे, आपने नहीं नीचे बैठना, बाकी स्टूडेंट नीचे बैठे। क्या बात। अच्छा मैं इस चीज में बड़ा खुश होता था। तो मजे की गल दसा थानू, फिर सपलिया उनका भी रिकॉर्ड खराब कर दिया। वो तपले मैं गया राजा कहते इंग्लिश भी सपलिया नहीं तुम्हारी, मेरा तो ये तुर्रा इम्तियाज है इंग्लिश पास करा। सर हम थले पे। तो उनके वालिद साहब आए, वो एक बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने कहा ना गिरते हैं शाह सवारी में वो तिफली क्या गिरे जो घुटने के बल। हाँ ठीक। मैं कहा यार क्या बात है अंकल जी, मैं कहा अच्छा चले मैं कोशिश करता हूँ। खैर वो ना मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तो उससे बड़ा एंजॉय करते थे। मैं उनके ना पाँव पकड़ के दुबाने लगे, कहते ना साहब ना इस तरह ना करें। मैं कहा नहीं सर आप जिस तरह मुझे ट्रीट कर रहे हैं ना, मतलब मुझे रिस्पेक्ट बचपन से चाहिए, एक मिजाज है मेरा ये, जो मुझे रिस्पेक्ट दे मैं उसके पैरों में हूं, जो मुझे रिस्पेक्ट ना दे वो मेरे पैरों में, मेरा ये मेरा एक मिजाज है। खैर उन्होंने खैर मैं पास हो गया, वो मुझे को खुशी, लेकिन उधर APS का वाकया हो गया, वो खुशी सारी मान पड़ गई, घर वालों ने पैसे भी नहीं दिए पास होने। असल में मसला पैसों का था। APS हो गया अब तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। खैर ग्रेजुएशन पास हो गई, मैं बड़ा नच बलिए, इधर से नाच उधर नाच इधर, ठीक है। मैंने कहा जी अब तो मैंने नहीं आगे पढ़ना, आपको 14 जमातें कर दे, ये मेरा आपकी पुश्तों पे एहसान अजीम है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान से लेके आज तक किसी ने ग्रेजुएशन नहीं किया। एनीवे चलते चलते मूव फॉरवर्ड करते हैं। मैंने कहा जी मैंने काम करना। वाल साहब ने कहा अच्छा वो कजन करता है क्रीम ब्लॉक में थाईलैंड से कपड़े की इंपोर्ट का काम, तुम उधर चले जाओ। मैं उधर चले गया। उसने कहा पैसे कोई नहीं, ठीक है, मेरा ये वेयर हाउस है, इसमें कपड़ों को सारा मैनेज करना होगा, जो सेट आएंगे सेट बना के रखने, और बस ये तुम्हें खाना शाना दे देंगे दोपहर। 2 महीने गुजरे वहां पे सड़ सुड़ के। खैर मैंने कहा यार वहां पे तो
फ्यूचर नहीं नजर अच्छा, आता। तूने क्रीम ब्लॉक में काम किया ना, क्रीम ब्लॉक की जरा सीक्रेट करेंसी लैंग्वेज तो बता क्या है। नहीं नहीं, हम होते थे ऊपर फिर उनके भी- वेयर हाउस में, नीचे हम उतरते ही नहीं अच्छा, थे। तुम्हें नहीं पता वो नहीं। 1000 को क्या कहते हैं यार? नहीं नहीं, उसको- हम नीचे उतरते ही नहीं थे, ऊपर वेयर हाउस में ही रहते थे। ठीक है, ठीक है। उनका ऊपर ही था, उनके पास पार्टी आती थी, इकट्ठा माल ले जाते। खैर वहां से निकले, मेरे वाल साहब को कहा यार मैं की करा, उन्होंने कहा यार अच्छा तुम ना, अब मैं तुम्हें कारोबार करा दूंगा लेकिन पहले मेडिसिन का काम सीखो, क्योंकि मेडिसिन का काम तुम्हें नहीं पता। मैं ठीक। उनके एक दोस्त थे यहाँ पे शमा चौक, नहीं इसके साथ अंदर जाके कब्रिस्तान के पास उनकी मेडिक फार्मेसी थी, पठान थे वो। उन्होंने कहा आजा 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 आजा। रोज मुझे वाल साहब ने उधर उतार देना क्लिनिक जाते हुए, मैंने उधर से उतरना, पैदल अंदर जाना 2 किलोमीटर अंदर जाना, उनकी दुकान पे जाना। तो पहले वहां पे जो कैशियर था वो बंदा बड़ा अच्छा था, लेकिन जो बाकी आवाम थी वो सारे पठान थे। असलम था एक, वो थोड़ा सा ज़हनी मरीज था, वो अपने आप को कहता था मैं एजेंसियों का एजेंट हूँ, इस तरह की बातें बोलते। अब हम बेवकूफ हम मान लेते कि यार शायद हो, ठीक है। उसने कहा जी अच्छा ये काम करो, अच्छा रैक साफ कर दो, अच्छा टाकी मार दो, अच्छा चलो अब रोटियां ले आओ, अच्छा घर रोटियां दे आओ। अब हालांकि वो जो मालिक थे वो आते थे जब, तो वो थोड़ा सा लिहाज कर लेते थे, लेकिन जब तक उनके हाथ में था तो वो रज की पीस। इस बेइज्जती में क्या सीखा? इस बेइज्जती में ये सीखा कि भाई माँ बाप सच कहते हैं, मैं झूठा हूं। ओह रियली? कितने साल लगे ये समझने में? 4-5 साल लगे। 4-5 साल लगे। और बिस्तियां कितनी करवाई? बिस्तियां तो लामहदूद है। लामहदूद। हाँ, मेरे ख्याल में बेइज्जती से ज्यादा बेहतर चीज कोई नहीं। वो आपको असल पिक्चर दिखा देती है कि आप क्या है, क्योंकि आपके माँ बाप तो आपको बहुत लाड प्यार से बेइज्जत करते हैं, वो भी 10 कमरों में बिठा के, ताकि आपको फीलिंग ऑफ इंसल्ट ना आए। अच्छा, उसके बाद हमने फिर मास कॉम कैसे किया? सर फिर ये हुआ कि फिर मैंने कहा, मेरे भाई ने कहा चल यार तू LLB में एडमिशन ले ले। मेरा भाई है अमार, उसने मुझे कहा LLB में एडमिशन ले लो। हाफिज साहब की अक्सर बातें मैं मान लेता हूँ, हाफिज साहब एक अच्छे मिजाज के आदमी हैं, उनसे मेरी ज्यादा मनते। मेरा दूसरे नंबर का भाई, बड़े भाई से मेरा इतना को मिजाज नहीं मिलता, छोटे भाई का मेरे से मिजाज नहीं मिलता तो वो जो हम दो मिड डाले ना, अमार से मेरी एक है सुर रल जाती। तो उसने मुझे कहा यार तू ग्रेजुएशन कर ले, मैं ये LLB कर ले। मैं चला गया LLB में, पार्ट 1 कर लिया। पार्ट 1 में मेरे फिर एक्सीडेंट बहुत बुरे हुए, मेरी कमर के टिश्यूज बहुत ज्यादा हर्ट हो गए। मेरे एक्सीडेंट खैर माशाल्लाह 10 हैं। माशाल्लाह, मतलब लड़ाइयां भी 20-20 हैं। और एक्सीडेंट मतलब मेरे वाल साहब ने एक मौके में मुझे कहा इन्हें बाइक दिया ही ना करो, क्योंकि कंफर्म है, क्योंकि जिस दिन पहले दिन चलाया निकला किसी और की कैरी में चला अच्छा मैं उठा, मेरे सामने पत्थर की बत्तख। मैं कहा यार ये तो क्या बात मनाजिर बहुत जल्दी। तो फिर उसके बाद आपने पार्ट 2 किया? हाँ पार्ट 2 किया। अच्छा पार्ट 2 के दौरान मुझे ना, मैं रात को लेट के ना ऐसे ही तज्जिए सुनता हूँ। तो एक दिन मैं इंडिया के रिपब्लिक टीवी है उसको देख रहा है ऐसे ना बैठा, मैंने कहा यार ये काम ठीक है, ये मैं कर सौखा है, ये मैं कर लूंगा, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास कहानियां सुनाने को बहुत है, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार मुश्किल है, इसमें तो पूरी खबर को देखना पड़ता है, लाइव चल रहा है, वो बार बार उसके कान पे भी कुछ लगा हुआ है। अब तब नहीं पता था IFB होती। खैर एक दोस्त था, गेमों वाली दुकान पे मैं जाता था बहुत, अमान था लड़के का, अब कनाडा चला गया, वो एंकर बन गया सिटी 42 में। मेरे लिए तो शॉकिंग था, मैं कहा ये तो निहायत फजूल आदमी था, मैं तो इसे कुछ समझते ही नहीं था। अगर ये बन सकता है ना तो फिर तो मैं बन नहीं सकता। अभी भी एंकर है वो? नहीं, अब वो और बिजनेस कर रहा है, लेकिन वो दिन न्यूज में रहा, सिटी 42 में रहा, चैनल 24 में रहा, प्रॉपर न्यूज कास्टर। तो मैंने कहा अगर अमान बन सकता है ना, फिर अमान का एक एटीट्यूड भी आ गया, जहर सी गल है, दोस्तां च एक एंकर बन गया। खैर मैंने उसे देखा, मैं कहा यार हमजा साहब है तो बेइज्जती है। मैं कहा LLB तो हो ही जाएगा। मैंने कहा पापा मैंने MSc में एडमिशन लेना। पापा ने कहा 2017 की बात। मैं कहा नहीं मैं लेना। ओ यार बेटा सब्र कर। ओ मैं कहा मैंने नहीं पता, मैं कर लांगा 2 डिग्री। उन्होंने कहा बेटा एक नहीं हो रही आपसे, 2 कहां से करें। मैं कहा चले कोई नहीं। खैर उन्होंने मुझे कहा जी ले लो। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर गया, MSc में एडमिशन ले लिया। उधर जाके मैंने फूफा भी बना दी ना क्लास पे कि मैं LLB पहले ही कर रहा हूँ, तो वो जरा बच्चे भी इंप्रेस हो गए, थोड़ा सा 2-2 साल छोटे भी थे, ठीक है। तो उस चक्कर में क्या हुआ, LLB में सप्ली आ गई फिर आपने LLB छोड़ दी? मतलब ये सप्लियां खाने का आपको बहुत शौक है? हाँ। हमें यूनिवर्सिटी में थे ना, तो मैं यूनिवर्सिटी की जो कैंटीन थी उसमें पोले की कैंटीन हो कहलाती है, तो उसके बाद उसमें तरीका कार ये था, जा वही सप्ली लेके आ, तो वो जब दोबारा आती थी ना ग्रेवी, तो सप्ली कहते थे हम। तो आपने सप्लियों का शौक पड़ा गया। तो फिर हम सब इसमें क्या सीखा? शिफ्टिंग में टूवर्ड्स मैथ्स को, इसमें यह सीखा कि मैंने पहले जितनी भी तालीम हासिल की थी ना, वो किसी के कहने पे की थी। मैं भाई ने कह दिया ये कर लो, ठीक है, दोस्त ने कहा ये वाली डिग्री ज्यादा बेहतर है, ये कर लो। मीडिया को मैंने खुद चुना बाय माई पैशन। और मेरे वाल साहब ने, मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैंने पार्ट 3 में मैं चला गया था, पार्ट 2 के अंदर सप्ली थी, मुझे याद है 2017 नवंबर के दिन थे, मामू आए हुए थे घर, और बड़ा ही एक तल्ख माहौल बना हुआ था। वाल साहब ने कहा तू जिंदगी का अजाब है, खलक बन गया साढ़े वास्ते, अजाब पाया तू। मैं कहा मेरी गल सुनो,
मैं एलएलबी छोड़ के नहीं कर रहा हूँ। कहते जे है होया ना, इसके बाद तू फिर खुद जिम्मेदार होगा। मैं पापा ये टेंशन ही ना ले, ये मैं पापा को हमेशा कहता हूँ, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तू वाहिद बच्चा है जिन्हें कहते टेंशन दवा लवा दूजे नु तसल्ली, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। हाँ, घबराना नहीं। ये था कि फिर उस वक्त मुझे थोड़ा एक शौक पड़ गया कि मैं अकेला ना काफी ये जो जगह होती हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस या जो रूइंस है ऑफ द सिटी, उधर मैं अकेला बहुत जाता था। एक शौक पड़ गया, मतलब ऐसी जगहों पे जाके ना मुझे मैं अपने आप को ना बूस्ट अप करने के लिए ऐसी जगहों पे जाता हूँ कि यार। और ये फिर आपको आवाम की आवाज में बहुत काम भी आया। हाँ, ये मुझे मेरे शो में बहुत काम आया, क्योंकि मैंने फिर शहर को कदम ब कदम सीना ब सीना लिया, मतलब आम बंदे की स्टोरी से लेके खवास तक अप्रोच बनाई। जब आप प्रोग्राम भी करते थे, रोड शोज भी अपने, उसमें भी तो आप लोगों से लड़ पड़ते थे यार। नहीं, वो सर उसकी पीछे एक लॉजिक है, मैं आपको बताता हूं। वो लड़ना होता था लॉजिक के पीछे। लेट्स सपोज विद द ट्रैफिक पुलिस, विद द अथॉरिटीज, विद समवन एल्स, अगर किसी बात पे, वो किसी लॉजिक पे, किसी बात पे, किसी बेस पे होती थी। वो बेसलेस कॉलेज की तरह की लड़ाई नहीं होती थी। बट यहां मेरा आपसे दूसरा सवाल है, चाहे वो लॉजिक थी, वो सही थी, क्या लड़ के आपने अपना रिजल्ट पा लिया? नहीं, मैं किसी हद तक अपनी मामलात में कामयाब हुआ, क्योंकि मैंने लोगों तक सच्चाई पहुंचानी थी। एग्रीड। ठीक। अब लेट्स सपोज मेरा ट्रैफिक पुलिस के साथ, मैं आपसे बड़ा ब्लंट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं हमजा, क्या ये सिर्फ व्यूज लेने का चक्कर नहीं था? नहीं, अगर ये व्यूज के लिए होता तो मैंने तो इतनी खामोश किस्म के शोज बनाए रेलवे पे, रेलवे लाइन के ऊपर, कि जिसके अंदर सिर्फ मैं बोल रहा हूं, दरिया के ऊपर सिर्फ मैं बोल रहा हूं, मैं अकेला हूं, ठीक है। एंशिएंट सिक्कों के ऊपर सिर्फ मैं बोल रहा हूं, साथ एक बंदा है, उसके साथ घूम रहा हूं। मेरा तो मानना यह है कि अगर आप अकेले शो नहीं बना सकते, फिर आप शो नहीं बना सकते। इंटरेस्टिंग। क्योंकि आपकी शख्सियत में एक ऐसा कुछ होना चाहिए। कैसे पहली ब्रेक मिली? वो मैं बताता हूँ। 2018 में मैं पहली बार हम न्यूज में गया एज इंटर्नी, तो इंटर्नशिप मैंने वहां पे स्टार्ट की, और वहां पे फिर उन्होंने कहा आप शॉर्ट्स भी कर लिया करो बाहर जाके। तो टेफ्टा का एक इवेंट था, तो ब्यूरो चीफ मुझे साथ ले गए। उधर अमेरिकन कॉन्सुलेट के आए हुए थे लोग, और अमेरिकन कॉन्सुल जनरल आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कोई क्वेश्चन करो, जरा थोड़ी हाइप क्रिएट हो, पता लगे तुम्हारे में कुछ है। तो मैंने जाके कहा, मैं एक्सक्यूज मी मैम, देयर इज अ क्वेश्चन। कहती जी जी प्लीज टेल मी। मैं कहा यू ऑलवेज बैच दैट वी वांट टू गिव पाकिस्तान, वी ऑल एक्सेल पाकिस्तान, वी आर गिविंग एड टू पाकिस्तान। मैं कहा व्हाई आर यू नॉट ट्रेडिंग विद पाकिस्तान, because since 9/11 there are lot of sacrifices which is done by our military leadership, our civil leadership। तो उतनी देर में उनकी ना PRO आ गई। उसने कहा you are not supposed to allow these type of question। मैं कहा I am a journalist, this is my humble responsibility to give the facts to the people, why are you stopping me। अच्छा, ये जब मैंने इस तरह का रिएक्शन दिया तो सारे, मैं कहा बस यही चाह रहा तो व्यूज आ गया। मेरे ब्यूरो चीफ ने कहा बस अकल कर, तो पागल है। कहते थोड़ा सा यार धीमे। खैर उसके दौरान फिर मुझे हेपेटाइटिस हो गया, तो वो फिर जॉब, वो आपको बदवा लगी होगी अमेरिका की। हो सकती, अमेरिका की बदवा लग जाती है। कॉन्स्पिरेसी थी। हाँ, बिल्कुल अमेरिका की बदवा, क्योंकि वो सुपर पावर है, हम अंडर पावर है। तो हमारा मिलाप नहीं। तो फिर हम टीवी से, फिर आप हम टीवी के बाद फिर मैंने एमएससी मेरी तब कंप्लीट हो गई। वो एक रिक्वायरमेंट थी इंटर्नशिप कर ली। उसके बाद 92 न्यूज में चला गया, वहां पे मैं इलेक्शन मॉनिटरिंग में गया, फिर मैं न्यूज मॉनिटरिंग में चला गया। न्यूज मॉनिटरिंग के बाद वो छोड़ दिया। वो छोड़ के फिर मैंने कहा क्या करें। फिर मैंने एमफिल में एडमिशन ले ली। आपने एम लिखा, उसको फिल करना शुरू कर नहीं सर, उसमें फिर कोविड आ गया। वही ना, एम लिखा और फिल करना शुरू कर दिया। कह सकते। खैर एमफिल आ गया। एमफिल रिसर्च ट्रैक के अंदर वो मेरा खैर थोड़ा डिले हो गया बिकॉज ऑफ कोविड। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड में मैं जाऊं तो मैंने फिर उसके बाद 2-3 वेक जॉब्स की। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जॉब की, मेरे पास उधर का गेस्ट हाउस था, ठीक है, और प्लस मैं प्रोटोकॉल सॉर्ट ऑफ ऑफिसर था। मेन स्ट्रीम में आपको ब्रेक कैसे मिली, मेरा सवाल ये है। अच्छा, उठो पाकिस्तान के बाद मेन स्ट्रीम में मैंने फिर समा टीवी में एक रेफरेंस से अप्लाई किया, तो उधर अप्लाई किया एज अ सब एडिटर, ठीक है। तो मेरा इंटरव्यू हुआ। मैंने कहा जी बेसिकली मेरी तो नीश है कि मैं ऑन द स्क्रीन आता हूँ, लेकिन अगर अभी ये जॉब अवेलेबल है तो ठीक है, मैं सब एडिटर आया। तो उन्होंने कहा ओके फाइन गुड, आप सब एडिटर के तौर पे आ जाए। तो ऑलमोस्ट पहले 5 महीने मैं वहां पे था एज अ सब एडिटर, और मैं वहां पे न्यूज स्टोरीज लगाना वेबसाइट पे, वो सारा कुछ हुआ। फिर उसके बाद एक दिन मुझे याद है, वन फाइन मॉर्निंग मई में हमारे जो जीएम साहब है उन्होंने मुझे कहा कि यार पॉडकास्ट कर लेते हो। मैं कहा आप देख ले। उन्होंने कहा देख लो, ये समा टीवी की स्क्रीन है, ये कोई छोटी मोटी स्क्रीन नहीं, प्रॉपर पॉडकास्ट है, एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है अब्दुस्तार खान। मैं कहा ओके नो प्रॉब्लम, आप दे दे। उन्होंने कहा अच्छा रेडी हो जाओ। मैं जाके बैठा, मैं कहा टॉपिक, कहता टॉपिक तो उन्होंने बताना है। मैं कहा अच्छा। मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे टॉपिक बताया, कहते पुत्र 5 मिनट तैयार कर फिर मनांगे। मैं कहा सर तैयारी बैठे। तो उन्होंने कहा यार आजम तू हर बारी इदा के मुंडे लै आंदा है, किन्नू की पता कैमरे देके किद्दां बोलना। मैं कहा सर, उन्होंने कहा नहीं सर आप स्टार्ट तो करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 45 मिनट्स का पॉडकास्ट
ऑन हिज ओन टॉपिक, ही इज अ बिग इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट, और तो उन्होंने अपने आप को बर्बाद कर लिया, उनके साथ किया विदाउट अ सिंगल टेक। फिर मुझे समझ आई, उन्होंने चैनल वालों को भी समझ आई, फिर उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स शो दिए, स्पोर्ट्स शो के बाद उन्होंने रोड शो दिए, फिर आवाम की आवाज दिया, फिर रमजान ट्रांसमिशन दी जिधर से आपसे भी मेरा तारुफ हुआ। तो ये सारी चीजें करने के बाद जो क्रक्स निकलता है, आज जो मैं हूं एक जर्नलिस्ट बन गया हूं, थोड़ा बहुत नाम है, लाचार लोग जानते हैं, इस्लाम दुआ है, 4 ही हाँ होते 4 लोग ही हैं मिसाल के तौर पर। अच्छा आगे चलते, तो ये चीज समझ में आई कि मुझे जिंदगी की हकीकत समझ में आ गई। क्या समझे, ये तो जानना चाह रहा कि हूं। इतनी लंबी कहानी मैंने सुनी है। हमने स्पीड बहुत पकड़ी हुई है, हम अपनों को नहीं टाइम दे पा रहे अपनी स्पीड के अंदर। जैसे मैं खुद को टाइम दे पा रहे हो? खुद सबसे पहले खुद ही को तो नहीं टाइम देते। क्या करना? लेट्स सपोज मेरा एक पैशन है, स्ट्रेस किस बात पे होता है? स्ट्रेस जब खुद को नहीं जानते तो स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस किस बात पे होता है बताऊं? मैं एक वक्त पे बिल्कुल लाउबाली और खिलंडरा था, मुझे किसी चीज का स्ट्रेस नहीं था, लेकिन जब से मैं दुनियावी मामलात में उलझाऊं या अब्बा कवान लग गए, सारे दुख पान बस आप पहुंच गए ना, उनकी तुसी मैनू क्रेट की लेना है। मैं कहने का मकसद ये है कि जब से मतलब बच्चे आए हैं ना, तो एक वो एक अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज हियर। बट ये स्ट्रेस है समझा? हाँ बच्चे को आना स्ट्रेस नहीं है। नहीं, बच्चे का आना स्ट्रेस नहीं, नहीं, लेकिन मेरा वो जो एक होता है ना, ये मुझे stress ऐसे है लगता या है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सर मुझे ऐसे लगता है कि हमें ना, हम एक अनजाने खौफ में नहीं मुब्तला होता बंदा। मेरे सवाल का जवाब देना, ये स्ट्रेस है या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसे स्ट्रेस बना लिया हमने। थैंक यू वेरी मच। और मैं ये इसलिए मैंने ये हमजा से कहलवाई है ये बात, या इसको लेके आया हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यार अब बच्चे हैं, ये है, वो हो अब क्या होगा, मेरे कोई खाने को नहीं। भाई हर जीरो अपना रिस्क लेकर आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आप को अल्लाह सुब्हानहू तआला आपसे चूंकि प्यार करते हैं तो आपको अपग्रेड कर रहे हैं। अपग्रेड में आपको मजीद रिस्पॉन्सिबल होना है या आपको टेंशन लेके नीचे आना है, डिग्रेड होना है? नहीं, ये तो बात ठीक है। देखिए मैंने इस जॉब को क्यों सिलेक्ट किया, मैं हर एक को ये बताना चाहूंगा, आप अपने पैशन को जरूर फॉलो करें, चाहे उसके अंदर 10 रुपए, आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन बड़ी आएगी अपना काम करके ना, उसमें हल्की सी भी अचीवमेंट होगी ना, एक रमक भी होगी, तो यू फेल्ट दैट एनर्जी इन योर सेल्फ, बिकॉज द रीजन बिहाइंड इज दैट कि आपको पता होगा कि आई गिव माई ब्लड एंड सोल एंड फ्लैश फॉर दिस जॉब। जिस तरह मैंने दिया, मैं 3 फुट पानी से डरता हूं, मैं 2.5 लाख क्यूसेक में उतरा हूं जस्ट बिकॉज ऑफ माई पैशन। जब उतरे थे तो पीछे घर वालों ने कुछ कहा नहीं? घर वालों परिवार से कहते तू हर तीजा शो रावी तो करने चले जाते। मैं कहा जी ये जो रावी से इश्क है ना, मैंने उस पर रावी पे कविता भी लिख दी। ओह हाँ जी, ये तो हम भूल ही गए। आज जाते 2 कविताएं सुनते हैं हम इनकी। ठीक है, तो रावी पे लिखा कि तो पेशे खिदमत है, ए रावी मैं जानता हूं तू मस्कने तहजीब है, पर शायद ये माशरा ही बेतरतीब है। आज मुद्दतों बाद तेरा पानी किनारों से छलक आया है, ये शायद वक्त की जरूरत है या इंसानों के गुनाहों का साया है। पानी एक नेमत है, एक जरूरत है, मगर शायद हम लाहौरियों की फितरत में ही कदूरत है। पहले बदला था तेरा रास्ता शाही मस्जिद की दीवारों से, फिर सरहद पार वालों ने रोका तुझे बड़ी फुर्सत से। आज कई बरस बाद तू फिर लौट आया है, लेकिन लोग कहते हैं कहीं मौत और कहीं जिंदगी का साया है। फकत सिलसिला कुछ यूं है, रावी लौट आया है, रावी लौट आया। क्या बात है। ये सिर्फ दरिया जब भर गया था ना, तो मुझे मल्लाह ने कहा कि यार ये मेरे दिल की आवाज, आप बन सकते हो, आप कुछ लिख सकते हो। मुझे नवीद मल्लाह है, रावी पे आज भी होता है, अकेला एक वही है जो इस चीज को लेके चल रहा है। तो मैंने दरिया से, पानी से बहुत सीखा है, और मैं हमेशा कहता हूं अगर आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो दरियाओं का और खामोश जगहों का गुजर करें और वहां पे खड़े होकर अपने आप से बात करें। इस नज़म का एक 1-लाइनर मैसेज, लास्ट मैसेज बिफोर वी कंक्लूड। जिंदगी जी बादलों की तरह और पानी की तरह, और उनका मकसद है चलते रहना। ब्रिलियंट। और सिर्फ यहीं पर नहीं व्यूअर्स, इसमें एक चीज़ और, इस हमजा की पूरी कहानी में आपने शायद ह्यूमर भी देखा, आपने सीरियसनेस भी देखी, आपने खिलंडरापन भी देखा। देयर इज़ अ ह्यूज मैसेज, स्पेशली उन लोगों के लिए जो फेलियर्स को, और उन माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों को खाम-खा फेलियर लेबल करते हैं। ठीक है, आप बच्चे को फेलियर बनाते हैं, बच्चा फेलियर नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।